शर्मा। आज इस रंग संवाद का दूसरा दिवस है और आज हमारे साथ बिहार के गौरव श्री संजय उपाध्याय सर हमारे साथ हैं। वरिष्ठ अभिनेता निर्देशक विनोद कुमार विनू भी हमारे साथ हैं और आज का विषय बहुत ही रोचक है। इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा कि ये विषय कैसे आया। आधुनिक हिंदी रंगमंच में नाटकेतर विधाओं का मंचन, प्रयोग और संभावनाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने हम लोगों ने एक चीज़ शुरू किया है कि इस चीज़ को मॉडरेट करने के लिए अपने ही बीच के नए साथियों को बीच में लाते हैं और वही आपसे बातचीत का सत्र आगे बढ़ाते हैं। तो आज पुनः हमारे साथ बलराम हैं। बलराम, आपका स्वागत करते हैं। तो बातचीत का सत्र अब आगे बढ़ाएंगे बलराम। नमस्कार। जो हमारा विषय है सर, तो आधुनिक रंगमंच, तो सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं संजय सर आपसे कि ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक हिंदी रंगमंच है उसकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो इससे पहले भी तो भारत में थिएटर हो ही रहा था, रंगमंच लोग अपने स्तर से कर ही रहे थे। तो उस रंगमंच में और भारतेंदु जी ने जो शुरुआत की, या जहाँ से हम आधुनिक रंगमंच कह सकते हैं, तो उसमें मूलभूत अंतर क्या था? सबसे पहले आप जितने भी रंगमंच के विद्यार्थी हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप सब लोग आने वाले दिनों में रंगमंच को खूब अच्छा अपना प्रदर्शन करें, चाहे अभिनय के रूप में हो, चाहे निर्देशन के रूप में हो, चाहे बतौर डिजाइनर, बतौर बैक स्टेज वर्कर, जैसे भी। तो आप लोगों को शुभकामना देता हूँ और आर्ट मेकर को भी बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने 3 दिवसीय मैनेजर साहब अपने पिताजी के नाम पर समीर पूरे फेस्टिवल को आयोजित करते हैं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और बड़ा सफल है। और रंग संवाद का भी ये सत्र है आज का। तो ये बात सही है कि समय 2 बजे से रखा गया, खाने का समय होता है और खाकर थोड़ा आराम करने का समय होता है। तो वैसी स्थिति में दर्शक भी सुस्त पड़ जाते हैं, उनको लगता है 2 बजे पहुंच जाएगा। अगर यही 3-4 बजे से होता तो शायद कंटिन्यूटी में लोग इसको देखते और अटेंड भी करते। बहरहाल आज का जो सवाल है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक रंगमंच की शुरुआत हम लोग मानते हैं, लेकिन भारतेंदु के पहले भी नाटक होता था। और वैश्विक स्तर पर देखो तो एरिस्टोटेलियन थिएटर था एक ज़माने में, अरस्तुवादी जो सिद्धांत का जो नाटक था, ग्रीक में और रोमन थिएटर। उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करते हुए एलिजाबेथियन थिएटर की तरफ हम आए, शेक्सपियरियन थिएटर वगैरह, जो कि ये सब 5 अंकीय नाटक हुआ करता था, 5 अंक का। जितने भी एरिस्टोटेलियन और ख़ासकर एलिजाबेथियन थिएटर उसको कहते हैं, तो उसमें राजा रानी की कहानी होती थी और सेनापति नायक होता था उसका। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, तो फिर मध्यकालीन रंगमंच भी हुआ, रोमन थिएटर भी आया, रेनेसा कालीन थिएटर है। उसके बाद चाइनीज़ थिएटर भी काफ़ी ग्रो किया, जिसमें कि नोह थिएटर और जापान का जो थिएटर है, मध्य एशिया का जो रंगमंच है, तो जिसको हम लोगों ने कहा ओरिएंटल आर्ट या ओरिएंटल थिएटर जिसको भी बोलते हैं।
के बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी जब विज्ञान का प्रभाव आया अपने यहाँ, प्रौद्योगिकी का समय आया, और तो रंगमंच में भी बदलाव आए 19वीं 20वीं शताब्दी से इसको अगर हम मान के चलें, जिसमें कि स्तानस्वस्की का थिएटर, मेथड थिएटर जिसको बोलते हैं, मेथड एक्टिंग का थिएटर था, या मैरहोल्ड का थिएटर ऑफ बायोमेट्रिक्स, ये एक थिएटर आया जो मैरहोल्ड का बोलते हैं। फिर आर्तो आए, आर्तो का थिएटर जिसको बोलते हैं थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, क्रूरता का रंगमंच। उसके बाद थिएटर ग्रोटोवस्की का पुअर थिएटर आया। ये सब एरिस्टोटेलियन और ये जो एलिजाबेथियन थिएटर का जो पूरा का पूरा 5 अंकीय कॉन्सेप्ट था उसको तोड़ा। ब्रेख्त का एलिनेशन इफेक्ट आया, जिसमें कि जिसको कहते हैं कि अवधारणा ये एलिनेट करना, जैसे कि हम नाटक कर रहे हैं, कोई जादू नहीं कर रहे हैं, देखो हम नाटक कर रहे हैं। और ब्रेख्त के बाद फिर एक नया थिएटर और आया, मिस्टर अगस्टो बोर। ये थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट करके एक रंगमंच था, उन लोगों का वो थिएटर था। थिएटर फॉर ऑफ जस्टिस भी उसको हम बोलते हैं, जिसमें कि और ब्रेख्त का जो थिएटर था जो जिसको कि एजिट प्रॉप थिएटर बोला गया, जिसमें कि एजिटेशनल एंड प्रोपेगेंडिस्ट थिएटर, जिसमें नुक्कड़ नाटक वगैरह सब आया बाद में, नुक्कड़ों पे प्रोटेस्ट करना, ये करना, ये सब नाट्यकेतर मैं मानता हूँ कि नाट्य कला का जो हमारे शास्त्रीय नाटकों का जो 5 अंकीय नाटक हुआ, या आधुनिक रंगमंच भारतेंदु तक, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी वो आपको मिलेगा उस तरह का, या कालिदास के जो नाटक हैं अपने शास्त्रीय नाटक। तो ये सब होते हुए उस दौर से गुजरते हुए हम नुक्कड़ तक आए, और नुक्कड़ फिर खासकर 60 आज़ादी के बाद अगर हम बात करें, उधर हम भारतेंदु वगैरह के बाद तो के पहले भी नाटक हमारे यहाँ जैसे कि होता था, जैसे नहुस नाटक जो पहला नाटक माना गया हिंदी का, भारतेंदु के पिताजी थे। और उसके बाद एक और नाटक आया जिसको बोला आनंद रघुनंदन, जो मैंने किया था, उसको विश्वनाथ प्रसाद जी ने, जिसका जो राजा थे रीवा महाराज, उन्होंने लिखा, तो वो भी माना गया। जो भारतेंदु ने भी कहा कि ये हिंदी का पहला नाटक है। तो भारतेंदु के पहले भी होते थे। फिर जानकी मंगल वो जो नाटक था उसको भी माना गया, उसका प्रदर्शन पहले, सबसे पहला प्रदर्शन उसी का हुआ था, जानकी मंगल। तो ये सब होते हुए हम सब लोग अब आज़ादी के बाद, अब 1857 वो सब पीरियड था भारतेंदु का और जयशंकर प्रसाद और ये सब का था। अब आज़ादी के बाद 60 जिसको बोलते हैं रंगमंच, उसमें सबसे पहले जो नाट्य कला से इतर जो प्रयोग हुआ, वो आप ये मान के चलिए कि हमारे नेहरूइयन जो रोमांटिसिज्म था, जब नेहरू युग था, उस वक्त उदय हुआ हमारे बीच में मोहन राकेश, बादल सरकार बंगाल से, विजय तेंदुलकर आए इधर से महाराष्ट्र से, और गिरीश कर्नाड आए कर्नाटक से। ये चार, ये भी इनका भी नाटक कंप्लीट नाटक होता था। इन्होंने जो जितने नाटक लिखे, मतलब पूर्णकालिक नाटककार के रूप में हिंदी रंगमंच के, ये भारतीय रंगमंच के 4 ध्रुव माना गया, ये 4 लोग थे। और उसके बाद फिर 60 के बाद जो प्रयोग हुआ, जो पहला नाट्येतर जिसको हम बोल सकते हैं कि कहानी का रंगमंच से शुरुआत हम मान के चलते हैं। 3 एकांत करके निर्मल वर्मा का ये आया था कहानी, और वहाँ से मान के आप चल सकते हैं कि वीरेंद्र राजनपुर जी ने कहानी रंगमंच की शुरुआत की, माना जाता प्रस्थान बिंदु है वो नाट्येतर जो रंगमंच है, उसका प्रस्थान बिंदु हम मान सकते हैं कि वो 3 एकांत से शुरू हुआ।
और उसके बाद लगातार कहानी रंगमंच एक विधा के रूप में, एक रंग भाषा के रूप में उसका आज तक प्रयोग हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग कहानियों का रंगमंच कर रहे हैं और हूबहू कहानी को प्रस्तुत कर देना, उसमें कोई एडिट या कोई रूपांतरण नहीं, कोई इस तरह का नहीं, बल्कि कहानी का हूबहू पाठ करके। और उसके बाद कविताओं का मंचन का भी दौर आया, तो कविताओं का मंचन को लेकर भी किसने सबसे पहले कविता का मंचन किया अपने यहाँ, तो मेरी समझ में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अलखनंदन जी जो थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कविताओं के ऊपर काफ़ी काम किया। कविताओं में मैंने भी काफ़ी काम किया और कविता मंचन को लेकर मतलब स्थितियाँ ये हो गई कि कविताओं का आज बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे नया एग्जाम्पल यक्षिणी जो मैंने किया, पूरी तरह से यक्षिणी के ऊपर केंद्रित तो कविताओं का कंप्लीट प्रोडक्शन था वो पूरा। इसी प्रकार से अब देखो कहानी का रंगमंच, कविता का रंगमंच शुरू हुआ। अब तो डायरी का भी रंगमंच होने लगा है, कुछ लोग डायरी लिखते हैं उसका भी हो रहा है। अखबार के कतरनों को इकट्ठा करके उसको भी रंगमंच उसका भी बनाया जा रहा है। और नुक्कड़ नाटक एक बेहतरीन उदाहरण है आज के समय में, अलग अलग विषयों पे नुक्कड़ नाटक वगैरह भी हम सब कर रहे हैं। और ये वो जो एक ज़माना था कि डूइंगनेस का ज़माना था कि टू डू मतलब लोग एक्टिंग करते थे। उसके बाद बीइंगनेस का दौर आया, टू बी, यानी कि अभिनेता को ये करने के लिए साकार चरित्र को में डूब कर करना है। उसके बाद बिकमिंगनेस का दौर ये है अभी का जो थिएटर है, जिसमें कि कोई एक पर्सनालिटी को मतलब के चरित्र में डूबने का नहीं है, किसी भी कैरेक्टर में डूबो मत, बल्कि उसको स्प्लिट कर दो, अलग 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 अलग। जैसे कोई एक कैरेक्टर है तो उसको आपने एज इफ कि मान लिया कि निराला, तो निराला को स्प्लिट करके अगर मैंने 3-4 भाग में दिखाने की कोशिश की, तो उसमें यह है कि एक निराला जो है परमहंस के रूप में है, एक निराला जो है वो विवेकानंद के रूप में है। वही निराला कभी ऐसा लगता है कि वो खाटी जो निराला, जो गांव का देसी निराला, वो हो जाते हैं। कभी लगता है कि क्लासिकल हो गया निराला यहाँ आके, तो कभी फोक में आ गया, तो इस तरह से स्प्लिट हो गया है, एक पर्सनालिटी जो है स्प्लिट हो गई। ये बिकमिंगनेस का दौर है, इसलिए कोरस का भी इस्तेमाल होता है। नुक्कड़ नाटक में देखोगे कोरस 1, कोरस 2, कोरस 3, कोरस 4 लिखा रहता है, लेकिन अगर सबको मिला दिया जाएगा तो सब एक ही है, एक ही आदमी है जो अलग अलग 4, 5, 6, 7, 8 कोरस है। उसको बात तो वही कहना है, कोरस 1 जो बोल रहा है, कोरस 2 भी उसी बात का एक्सटेंशन है, 3 जो है उसी बात का एक्सटेंशन, यानी कि हम ये कर दिया, टुकड़ों टुकड़ों में हमने उसको ये कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो ये दौर है। और ये सब नाट्येतर जो है, नाटक का जो मूल जो उसका ये था, मूल जो अवधारणा है रंगमंच की, उससे अलग होकर, और लोग अब चूँकि आज का जो समाज है राजा रानी का समाज नहीं है, आज हम लोकतंत्र में है, प्रजातंत्र में है, डेमोक्रेटिक इसमें है, तो हर नायक हमारा एक मुची भी हो सकता है, जूता सिलने वाला वह भी नायक हो सकता है। तो इसलिए नायक की इमेज मतलब हर आदमी नायक है, हर व्यक्ति के अंदर वो नायकत्व है, और वो नायक के रूप में वो हो सकता है। इसलिए नाटक का जो पद्धति थी, मूल जो उसका जो शास्त्रीयता थी, उस शास्त्रीयता से अलग होकर जब हम सोचने लगे आज के आधुनिक रंगकर्मी और टेक्नोलॉजी के युग में, विज्ञान के युग में, तो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया थिएटर भी आ गया है अब तो, कि अब उसमें बहुत सारे प्रयोग होने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक भी हैं, जैसे बंसी कौल जी का मुझे उदाहरण याद है, वो बोलते थे अब मुझे एक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर चूँकि क्राइसिस एक्टर को लेकर होने लगी है तो मैं मपेट और पपेट उतार के स्टेज पे और उससे एक्टिंग करवाऊँगा।
तो यह भी एक रंगमंच का अपना एक ये है। और तुगलक नाटक को नुक्कड़ पे किया गया, प्रयोग किया गया था। लोगों ने कहा कि नुक्कड़ पे करेंगे तुगलक, तो अब उस पूरे शास्त्रीय जो परंपरा हमारी है रंगमंच की, उसको तोड़ा गया, वो टूटा, और तभी जाकर वो एक, तो इसलिए अब प्रयोगवादी जो रंगमंच है, एक रंगमंच का 3 धाराएं हैं ना, जिसमें कि उसको कह सकते हो कि शास्त्रीय नाट्य शास्त्र के मुताबिक पद्धतियों में, नाट्य शास्त्र की जो पद्धति है उसके मुताबिक चलने वाला उसका नाटक, लोक धर्मी, नाट्य धर्मी, लोक धर्मी और प्रयोग धर्मी। तो ये प्रयोग धर्मिता के अंतर्गत ये सारे जो प्रयोग हो रहे हैं, चाहे कहानी का रंगमंच, कविता का रंगमंच हो, चाहे ये कतरनों का रंगमंच, अखबारी कतरनों का रंगमंच हो, नुक्कड़ नाटक हो, इस तरह के, या जो मैंने बताया कि रोटवस्की का पूर्व थिएटर आया, या बादल सरकार का जो तीसरा रंगमंच आया जिसमें कि साइकोफिजिकल थिएटर वगैरह, ये सब उसी दौर का नाटक है। और आज हम लोग पता नहीं और किस तरह का थिएटर होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर हम बहुत कुछ डिपेंड कर गए हैं। तो रील्स बने, छोटे छोटे बनने लगे हैं, तो नाटकों का भी रील न बनने लगे आने वाले दिनों में, और छोटे छोटे। तो शुरुआती मैं वक्तव्य में इतना ही कहते अपनी बात समाप्त करूँगा। विनू की आगे बढ़ाए, और उसके बाद फिर कोई प्रश्न होगा या बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो विस्तृत जानकारी पूरे थिएटर को लेके, तो मैं अगले जो सवाल थे उसमें समाहित हो गया कि मैं इंडिविजुअल किन्हीं पे जाता कि वो क्या प्रयोग किए उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो धन्यवाद। विभू सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग प्रयोग करते हैं, जैसे सर ने बताया DRP सर कहानियों का रंगमंच करते ही हैं, बहुत लोग कविताओं को, लेकिन आजकल डिवाइस प्ले का बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया पेपर के कतरन ले लिए, कुछ इम्प्रोवाइज बहुत सारी चीज़ें वो करके, तो वो कहाँ, जैसे मोहन राकेश जी को हम देखते हैं, कंप्लीट नाटक होता है, कंप्लीट उसकी शुरुआत होती है, मध्य होता है और एक समाप्त, जिसको क्लाइमैक्स कहते हैं, इंड भी होता है। मतलब वो आप उसमें छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस प्ले है, जो प्रयोग धर्मी जो आप देखते हैं, डिवाइस प्ले हो गया, कविताओं कहानियों, हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपके नज़र में कहाँ तक सार्थक है ये रंगमंच, क्या वो सार्थक है, और यदि उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, और क्या खामियां आपको लगता है वो है? सबसे पहले तो आयोजकों को का बहुत बहुत आभार। और ये जो संजय जी ने कहा अभी, उसी चीज़ को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपने शब्दों में कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो पिछले दिनों देखने को मिली है कि कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो उसमें नाटक और रंगमंच को लेकर के तरह तरह के विषयों पे बातचीत हो रही है, और सुनने के आग्रही लोग भी मौजूद हैं, और इसके लिए भी आयोजकों का बहुत बहुत आभार। जो सवाल आप कर रहे हैं वो है कि जो प्रयोग हो रहा है उसकी सार्थकता। देखिए, सार्थकता का रिश्ता होता है उसके कम्युनिकेशन से, और अंतिम रूप से ये कहा जाता है कि जो अभिनेता होता है वो एक कम्युनिकेटर होता है। मतलब वो जो कर रहा है मंच पे, उसको वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं डंकन रॉस, उनकी सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति है कि कहानी जो है आपकी, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये पहली और आखिरी शर्त है। आप जो कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं, या आप प्रयोग कर रहे हैं, या आप क्लासिकल थिएटर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जितने तरह के प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो चीज़ जो आप कहना चाहते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ बीच में जोड़ दूँ, ये विषयांतर नहीं होगा कि प्रयोग सिर्फ प्रयोग के लिए नहीं, हम कोई प्रयोग आपके सामने करना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का रंगमंच। नाट्येतर विधाओं से मतलब यह है कि नाटक अपने आप में एक रंगमंच जो है, उसकी एक जो क्लासिकल फॉर्म ले लीजिए, मॉडर्न थिएटर ले लीजिए, मोहन राकेश तक आ जाइए, उसके बाद तक भी आ जाइए। नाटक शुरू होता है, मध्यांतर होता है, उसके बाद अंत में जाके उसका एक क्लाइमैक्स होता है।
ठीक है। जितने तरह के की चीज़ें बताई इन्होंने, उसी में आप बादल सरकार को, मेरा ख्याल एक छोटी सी किताब है बादल सरकार के लेखों की, मैं कभी उसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के बीच, उसको पढ़िए। बादल सरकार को बहुत लोगों ने त्याज्य मान लिया थर्ड थिएटर, लेकिन आप उसको पढ़िएगा तो इतना इंटरेस्टिंग है वो, जो अगस्टो बॉल कह रहे हैं ना, वो आपको बादल सरकार में मिल जाएगा कि बहुत ही, जो कि आज का एकदम मॉडर्न कंसेप्ट है, वो फिल्मों को लेकर के भी वेस्ट में आ रहा है कि इंटरैक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसी फिल्में अब बनाई जा रही हैं कि जो दर्शक हैं वो बीच में सवाल जवाब कर सकते हैं और फिल्म उस आधार पे अपने को तब्दील कर सकती है उन सवालों से। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, आप सामने बैठ के सुन रहे हैं, बलराम के अलावा आप सवाल कर सकते हैं संजय जी से या मुझसे, और अपनी बातचीत के दौरान भी हमको ये तैयारी रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम संतुष्ट कर सकें आपको, लेकिन हमको इसके लिए तैयार होना चाहिए कि आपकी जो जिज्ञासा है उसका हम शमन करने की कोशिश करें। तो बादल सरकार में भी ये चीज़ है। बादल सरकार जब थर्ड थिएटर की बात करते हैं तो वो मात्र एक प्रयोग नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं, अगर दर्शकों तक वो बात ठीक से नहीं पहुंच रही है तो वो बीच में मुझसे सवालात कर सकते हैं। ये गुंजाइश मेरे ख्याल से तथाकथित आधुनिक रंगमंच में नहीं रही। हम एक नाटक लेके आते हैं, ठीक है, आधे अधूरे लेके आते हैं, या मोहन राकेश का कोई और नाटक लेके आते हैं, नाटक शुरू होता है और अब बहुत सुरुचिपूर्ण नाटक है, वो अच्छे नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन है, किसी एक उनका नाम लो, लहरों का राजहंस, आप वो नाटक देखिए, अच्छे नाटक, बहुत अच्छे हैं। विजय तेंदुलकर को आप पूरा देख जाइए, गिरीश कर्नाड को पूरा देख जाइए। ये ज़रूर है कि ये जितने नाम हैं उनमें आपको मौलिक अंतर नज़र आएगा नाटकों में, उनके कथ्य के दृष्टिकोण से। आप अगर देखते हैं आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, तो उसमें एक तरह से वो नायिका प्रधान भी है, वो मल्लिका की कहानी है, वो कालिदास की कहानी कही जाती है, लेकिन वो मल्लिका के संघर्ष की भी कहानी है, मल्लिका की भी अपनी ट्रेजेडी है उसके अंदर। ठीक उसी तरह से एक नाटक है भीष्म सानी का माधवी, उसको पढ़िए आप लोग, माधवी पढ़िएगा तो वो महाभारत की जो सैकड़ों कहानियाँ हैं उसमें से एक कहानी है वो भी माधवी। नाम से ही है कि वो एक महिला प्रधान, स्त्री प्रधान नाटक है, और उस नाटक का अंत ये साबित करता है कि जो उसका प्रेम था, वो जो ऋषि मुनि था, जिसके चलते वो बार बार राजाओं के पास रखी जाती है कि उससे अश्वमेध का घोड़ा मिले और वो जो गुरुदक्षिणा देने, जब वो सब कुछ पूरा हो जाता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में कन्वोकेशन कहते हैं, दीक्षांत समारोह में जब वो जा रहा है, तो माधवी को एक वरदान प्राप्त है कि वो कभी भी अनुष्ठान करके फिर से युवती बन सकती है, ठीक है। तो उसका प्रेमी गालव ये कहता है कि अब तुम्हारा शरीर ढल गया है, कि 3 राजाओं के यहाँ रह के आई है, पुत्र 3 हुए हैं उसको, हाँ, तो शरीर ढल गया है, बोला तुम फिर से अनुष्ठान कर लो, तुम फिर से युवती तो बन ही जाओगी। उसको भी तो एक नौजवान स्त्री चाहिए ना, पुरुष को। तो वो कहती हम लोग तो प्रेम करते हैं, इसमें शरीर कहाँ है? तो बार बार मतलब झेपते हुए कहा था, लेकिन ठीक है कर लेती तो अच्छा था, उसको छोड़ देती है वो। नाटक यहाँ अंत होता है कि नहीं, तब तुम्हारा प्रेम शायद मुझसे नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं कहानी सुना गया आप लोगों को, सिर्फ इशारा भर किया संजय जी ने बंसी कौल के बहाने से, लेकिन एक बहुत ही समृद्ध ये प्रयोग चल रहा है पपेट थिएटर का, बहुत ही। आप लोग, मैं साइट शेयर कर दूंगा, एक संस्था है कटकथा दिल्ली में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड करके वो इसी प्रयोग से, कठपुतलियों के प्रयोग से, पपेट से ही वो नाटक करते हैं।
और आप देख करके चकित रह जाएंगे, कमाल का। और कल जो तकनीक पे बात हो रही थी, डिज़ाइन पे बात हो रही थी, क्या डिज़ाइन है, बड़े बड़े डिज़ाइनर उसको देख के अचंभित हो जाएंगे, जो थिएटर के डिज़ाइनर हैं, कमाल के पपेट्स बनाते हैं। सर उसका नाम यदि आप शेयर करके उनका, मैं भेज दूंगा समीर को, उसके बहुत सारे इसमें हैं मेरे जो डिज़ाइनर या जो निर्देशक हैं या नहीं, जो वो प्रशिक्षण देते हैं, हाँ उसका नाम भी उसमें है, अब नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो संस्था है कट कथा, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो KAT कट और हिंदी में कथा, कट कथा, ठीक है। उसमें कई तरह के आपको पपेट मिलेंगे, ऐसे भी मतलब विशाल पपेट मिलेंगे आदमी के आकार के या उससे भी बड़े। वो डायनासोर पे भी काम करते हैं, डायनासोर बनाते हैं। और वो उस तरह का पपेट जो हम लोग आमतौर से देखते हैं पर्दे के पीछे से चलाने वाला, वैसा नहीं। हमारे आपके जैसे अभिनेता उसको ले करके मंच पे अभिनय करते हैं, उससे कराते हैं। हाँ, वो उसमें छड़ी लगी होती है और उससे वो अभिनय कराते हैं, और कमाल का कंसेप्ट, उससे वो कहानी बनाते हैं। नहीं, राम पे उनका एक बहुत नया परफॉर्मेंस है, बॉलीवुड पे उनका एक नया परफॉर्मेंस है। अब इसको देखिएगा, अरेबियन नाइट्स सुना होगा आप लोगों ने, 101 अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स पे उनकी नाइट्स के नाम से एक प्रोडक्शन है, मैं 3-4 है, मैं भेज दूँगा, आप दिखाइएगा, आप विस्मृत रह जाइएगा उसको देख कर। तो हाँ हाँ, यस, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, हाँ रूपा कुछ नाम है। अभी मैं आप बहुत कम लोग हैं, ये ख़त्म होगा तो मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, बहुत ही कलरफुल, ऐसे कुछ नाम, सही कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मसला सिर्फ इतना ही है कि हम जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो भी प्रयोग करना चाहते हैं, उस प्रयोग की सार्थकता ये है कि हम जो कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। अभिनेता मूल रूप से, ऑफ कोर्स वो बात सही है कि उसको सुंदर होना चाहिए, उसका सौंदर्य शास्त्र, उसका एस्थेटिक्स भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। इप्टा का तो नारा ही है कि इप्टा की नायक जनता है, ठीक है। जो आखिरी में संजय जी ने कहा आप लोगों को कि अब नायक के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि राजा रानी या वॉरियर ऐसा हो। वो तो एक इटालियन नाटक भी है ना, शू मेकर्स, आप लोग इंडस्ट्री में बहुत करते रहे हैं। अरे उसी पे हर श्रृंगार सर बनाया था, उस पर आधारित शिकार। तो उन्होंने सही कहा कि वो मोची पे कहानी है, कि मोची की स्त्री है जिस पे राजा का दिल आ जाता है। एक लैटिन नाटक है बजाता वो। तो अब वो तो मामला नहीं रह गया है कि हमको उस तरह के शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे देव हीरो चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपके जैसे हीरो हों तो उसको वो मंजिल हासिल करनी चाहिए। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हम, ठीक है कि आप एक बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम पेशेवर दक्षता हासिल करें। हम अमेचर थिएटर ज़रूर करते हैं, शौकिया रंगमंच ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी पहचान तभी बनेगी जब हम इस तरह की गोष्ठियों में आप शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई, जैसे जो लोग जाते हैं स्ट्रगल करने में बॉम्बे, तो उसमें सबसे ज़्यादा अभिनय के क्षेत्र में होता है, क्योंकि कोई भी अपना चेहरा देखता है और बम्बई चल देता है। तो एक चीज़ तो ध्यान रख लीजिए, भी बलराम ने इतने सारे सवाल यहाँ रखे हैं, ये सवाल सबके पास होने चाहिए, और ये सवाल तब होंगे जब हम पढ़ेंगे। पढ़ाई से तो कभी भी छुटकारा नहीं, जरूरी नहीं कि आप NSD जाएँ या MPSC जाएँ, पढ़ाई से छुटकारा नहीं है। और यही आपको आपके उस मंजिल तक लेके जाएगी जिसकी आपको तलाश है। इसलिए वो जितने नाम संजय जी ने गिनाए हैं, वो सारी किताबें मौजूद हैं, हम सब के पास है। आप जब चाहिएगा तो मिल जाएगी। अगस्टोबोल की किताब है, मिल जाएगी।
आप चाहिएगा तो बादल सरकार की किताब मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, इसको देखिए। और उस प्रयोग की जो कहानी का रंगमंच हुआ, जैसे मैंने कहा अभी पपेट थिएटर जो होता है, अब वो चीज़ नहीं रह गया, वो डिमार्केशन ख़त्म हो गया है। ठीक है कि वो फॉर्म अलग है, लेकिन मंच पे प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी जो कृत्य है उसको हम अगर उसमें रंगमंचीयता है तो उसको हम रंगमंच का काम कह सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत पिछले कई साल से प्रचलित है दास्तान गोई। पटने में भी कुछ लोगों ने देखा होगा दास्तान गोई, ये महमूद फारूकी करते हैं, उनकी टीम है दास्तान गोई की, लाजवाब करते हैं। सिर्फ एक आदमी या दो आदमी घंटे 1.5 घंटे तक एक पूरी कहानी, ठीक है, उनकी एक रचना है कर्ण, तो महमूद फारूकी अकेले करते हैं 1.5 घंटा। और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी किया था उन्होंने, पटने में कई बार आ चुके हैं वो। हाँ, एक पटने में कुछ लोगों ने देखा है, संजय जी ने भोपाल में देखा था। मैं वैसे उसको रंगमंच का हिस्सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि रंगमंच वाले उसको स्वीकार करें। जैसे कि अभिनय की जो सीढ़ी होती है ना, तो उसमें पहला होता है वाचिक अभिनय, दूसरा होता है आंगिक, जो आप संचालन अपना पूरा करते हैं, शरीर से जो आप जो भी करते हैं आप, जिसको कॉम्पोजिशन कहते हैं थिएटर में। उसके बाद आता है आहारिक, आप जो कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा और किया संजय जी ने, सात्विक। आप कैसे कैरेक्टर बनाते हैं अपना, आप कैसे समझते हैं कैरेक्टर को, चरित्र को, और उस चरित्र को। तो मैं जो प्रयोग करता हूँ, जिसकी तरफ संजय ने याद दिलाया, वो हम उसको परफॉर्मेटिव रीडिंग कहते हैं, पाठात्मक प्रस्तुति कहते हैं, जिसमें कि इस तरह से बैठ करके, और मेरे पास महिलाओं की टीम है, 8-10 महिलाएं हैं, 4, 5, 6 लोग करते हैं। एक मैं अभी उसको रंगमंच से बहुत जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने किया है वो नॉन फिक्शनल है। नॉन फिक्शनल मतलब कि आप समझ सकते हैं, लेख होगा, कोई इस तरह की चीज़ होगी, हाँ, कुछ अनुभव होंगे। अभी तक कहानी उसमें नहीं डाली है मैंने, कविता नहीं डाली है मैंने, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ पिछले लगभग 7-8 सालों से मैं लगातार कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान में कई जगह किया है, पटने में भी 2-3 बार हुआ है वो, भोपाल में संजय जी ने देखा था, किया था मैंने। और आपकी सूचना के लिए ये सेंटेनरी चल रही है हबीब तनवीर साहब की, ये उनकी सेंटेनरी है। और हमारा अपना नया जो प्रोडक्शन है, हम 5 तारीख को दिल्ली में करने जा रहे हैं, वह हबीब साहब के का लाइफ स्केच है, उनकी बचपन से लेकर के आखिरी दिनों तक उनकी पूरी रंग यात्रा जो है। तो आप कह सकते हैं ये रंगमंच का एक प्रयोग है, लेकिन अभी कोई दावा नहीं है मेरा, मतलब मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं कोई ऐसा, लेकिन मैंने उसको नाम दिया है परफॉर्मेटिव रीडिंग। वो बैठ के लोग करते हैं, कुछ टहल के छोटे मोटे कॉम्पोजिशन के साथ करते हैं। कविता के रंगमंच भी एक बहुत समृद्ध परंपरा है, और पटने में पुनश्च नाम की एक संस्था ने 97-98 वगैरह में किया है। एक बहुत बड़े कवियों में से आते हैं श्रीकांत वर्मा, उनका एक मगध के नाम से एक सीरीज़ है कविताओं का, तो मगध नाम से एक फुल लेंथ प्रोडक्शन किया है पुनश्च ने। एक प्रोडक्शन मतलब एक बहुत लंबी कविता है मुक्तिबोध की, अंधेरे में, उसका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। भागी हुई लड़कियाँ किया है, जिसने प्रस्तुति में किया है, शारदा ने किया है। तो ये सब बहुत सफल प्रस्तुतियाँ हैं, और ये इसको आप नाट्येतर प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन ये एक अपने आप में कंप्लीट थिएटर इसलिए है क्योंकि कई कविताओं को मिला करके, मतलब वो मगध तो एक सीरीज़ है, लेकिन भागी हुई लड़कियों में तो दूसरी कई कविताएं शामिल हुई हैं। अंधेरे में तो एक ही कविता है, बहुत लंबी कविता है, मतलब मेरा ख्याल है कि 25-30 पेज की वो कविता है, और बहुत, हाँ, अशोक तिवारी उसमें शामिल थे प्रोडक्शन में, हाँ, प्रोडक्शन में अशोक तिवारी उसमें शामिल थे पुनश्च के साथ।
क्योंकि उसको थोड़ा उसमें जो कविता का कहीं कहीं उन्होंने गे भी बनाया है, मतलब गाने के साथ भी उसका प्रयोग किया है। अभी पिछले दिनों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जूनियर रहे हैं बहुत, राजीव वेलिचट्टी, ये अरशद की बैच के, वहाँ वो फैकल्टी हैं। उन्होंने ब्रेख्त की बहुत सारी कविताओं को लेकर छोड़ दिया है, नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से शहर को देखो इस नाम से वो ब्रेख्त की कविताओं का, बहुत सारी कविताओं को लेकर के वो एक प्रोडक्शन तैयार किया, बहुत ही सफल प्रोडक्शन, बहुत ही सफल प्रोडक्शन। तो कविता का इसको ऐसे नाम दिया जा सकता है, कहानी का रंगमंच, कविता का रंगमंच, लेकिन मेरा मानना है कि वो प्रयोग के रूप में प्रयोग ज़रूर है, लेकिन वो एक कंप्लीट रंगमंच है, मेरा मानना है। वो एक पूरी मुकम्मल कहानी आपको बताता है और दर्शकों तक वो कहानी जाती है। अगर नहीं जाती है तो मेरा ख्याल है कि उसकी सार्थकता पर सवाल किया जाना चाहिए, और ये सवाल तो मेरा ख्याल है कि अच्छे खासे नाटकों पे भी किया जाना चाहिए। जो कई बार ऐसा होता है, मैं किसी तरह से इसको अलेज करके नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी हम तकनीक और डिज़ाइन में इतना फंस जाते हैं कि कहानी कहना हमारे लिए कहीं पीछे छूट जाता है, डिज़ाइन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक बात तो ज़रूर है कि वो कथ्य और जो उसका फॉर्म है, दो रंगमंच के लिए दो बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं। वो कहानी के आधार पे ही, जो कंटेंट है उसके आधार पे ही उसका फॉर्म तय होना चाहिए या होता है। अगर दोनों में थोड़ा भी गैप हुआ तो डिज़ाइन भी डिज़ाइन रह जाएगा और कथ्य भी कथ्य रह जाएगा। सबसे ज़्यादा कथ्य पे अगर किसी ने जोर दिया है तो ब्रेख्त ने दिया है, और शायद इसीलिए वो एलिनेशन का थ्योरी लेके आए कि आपके कहानी कहने में तुम अभिनेता लोग एक तुम धोखेबाज, उनकी कविता आपको मैं भेज दूंगा, तुम धोखेबाज लोग हो, तुम एक मायावी दुनिया करते हो, ठीक है। तो वो एलिनेशन थ्योरी यही बतलाती है कि दर्शकों को मेस्मराइज मत करो, सम्मोहित मत करो, और इसीलिए वो एलिनेट करते हैं कि उसको सोचने पे मजबूर करो कि वो सोचे कि तुम क्या कर रहे हो, दिखलाओ कि तुम दिखला रहे हो। ये कविता है उनकी, एक दूसरी कविता बता रहा हूँ, ये शीर्षक है, लंबी कविता है, दिखलाओ कि तुम दिखला रहे हो। मतलब अपने कैरेक्टर को, वो एक जो हमारे भरत मुनि का था कि वो आत्मसात कर लेना, तो वो उससे बिल्कुल अलग थ्योरी दी, और अभी सबसे ज़्यादा मॉडर्न थिएटर में वही थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है ब्रेख्त की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दर्शकों को सम्मोहित ना करें। नहीं, कमाल का अभिनय किया, मतलब उसके लिए कई के शब्द इस तरह के इस्तेमाल होते हैं रंगमंच पे, वो मैं कहूँगा नहीं कि तो कंटेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा तो फिर वो बहुत ही सूखा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। शायद उसमें वो सौंदर्य का, जो जिसके बारे में एस्थेटिक्स की बात संजय भी कर रहे थे, एस्थेटिक्स अगर नहीं रह गया तो देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, तभी तो कोई देखेगा बैठ करके। इसी ब्रेख्त की का एक लेख है, वो भी मैं कभी आप लोगों से साझा करूँगा। उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो लगता है कि शायद वो अपनी ही बात को रिव्यू कर रहे हैं, और वो शब्द है कंटेंटनिज्म। मतलब कंटेंट भी इतना गाढ़ा नहीं हो जाए कि उसमें से सौंदर्य खत्म हो जाए। सौंदर्य नहीं होगा तो मुश्किल होगा लोगों को, फिर वही होगा कि वो नाटक नहीं होंगे, वो नारा हो जाएगा, जो बहुत बाद में जाकर के नुक्कड़ नाटक की जो दशा हुई। नुक्कड़ नाटक एक बहुत ही भी एक नया ही प्रयोग था रंगमंच में, जब वो नक्सलबाड़ी के मूवमेंट से निकल के आया तो बिल्कुल नया प्रयोग था।
और अब क्या हो गया है कि अब तो उसको दूसरे दूसरे कॉर्पोरेट फर्म्स भी इस्तेमाल करने लगे हैं अपने प्रचार के लिए। तो ठीक है कि प्रेमचंद ये कहते हैं कि साहित्य अंतिम रूप से प्रचार है, ये प्रेमचंद कह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई एक कहानी भी कोई बता दे कि वो प्रचार हो। इसके पीछे यही है कि आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। प्रेमचंद के ये कहने का मतलब, हाँ, मतलब साहित्य क्रांति के आगे चलने वाली मिसाल है, ये प्रेमचंद कहते हैं। साहित्य का ये महत्व है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन उसी खूबसूरती से जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मतलब वो सब कुछ, अगर आप किसी ने गोदान पढ़ा होगा तो गोदान के पहले पृष्ठ पे आपको मिलेगा, पहले ही पृष्ठ पे मिल जाएगा कि धनिया बोलती है कि अरे ये जो ज़मींदार तुमको इतना सताता है तो तुम क्यों उसकी चाकरी में एकदम इस तरह से लगे रहते हो। मैं शब्दशः बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए। तो होरी कहता है कि जिसके पाँव के नीचे अपनी हथेली हो ना, उसके तलवे को सहलाना पड़ता है। मतलब इतनी खूबसूरती से एक बात को कह जाना, यही वो खूबसूरती है जो आपके उस कंटेंट को भी लोगों तक पहुंचा रही है। इसलिए सार्थकता का मतलब ये है कि आप कोई भी प्रयोग करें रंगमंच में, आपको पूरी आज़ादी है आपका, लेकिन उसकी सार्थकता ये है कि आप जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे हम लोग सब अभिनय के विद्यार्थी हैं सर, और नए नए प्रयोगों में शामिल होते हैं, तो संजय सर आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो बहुत अच्छी परंपरा है जो नाटक की इतर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप इसमें क्या संभावनाएं देखते हैं, और यदि कोई प्रयोग करना चाहे भविष्य में तो आपका क्या इस पर है कि इस चीज़ पे पॉइंट आउट, मतलब ये तो होना ही चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। रंगमंच में रंग भाषा की तलाश हर रंगकर्मी करना चाहता है। हम सब लोग तलाश कर रहे हैं। आज भी हम कुछ नई युक्ति, नया डिवाइस हम खोजते हैं, तलाशते हैं। तो उस क्रम में ढेर सारे प्रयोग हो रहे हैं, और वो जो मंच पर जो नाटक होता है उसको धीरे धीरे आज का जो कंटेम्प्रेरी थिएटर का जो रंगकर्मी है उसको क्लीशे कहना शुरू कर दिया है। ये क्लीशे हो रहा है। मंच पर जो आप एक्टिंग करते हैं या किसी कहानी, उसको कहाँ जाना है, फिर उससे कैसे ब्लॉकिंग हम लोग करते हैं। कभी वो उधर जा रहा है, कभी वो इधर आ रहा है, कभी वो उधर जा रहा है। पब्लिक खड़ी होकर देख रही है और दोनों के बीच में संवाद हो रहा है इस तरह का। तो यह भी एक थिएटर मैंने देखा जो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। और पूरी जनता, जैसे गांधी मैदान में मान लो भीड़ लगी है, वो जैसे रावण वध होता है, पटाखे से उड़ाया जाता है रावण, वो क्या है, वह भी तो एक लोग देखने जाते हैं, परफॉर्मेंस ही है कि कैसे मारा गया, ये मारा, और लोग ताली बजाते हैं और ये करते हैं। तो डिवाइस के रूप में अब तो मदारी वाला जो मदारी करता है और मिसमराइज कर देता है आपको, और तरह तरीके का कमाल का करता है। लोग खड़ा होकर मदारी देखते हैं ना। बंदर और बंदरिया का नाच नचाने वाला यह भी थिएटर ही है एक तरह से कह सकते हैं। जो बेचता है, ये पुड़िया में बेचता है ना, मंजन क्या क्या, तो कितनी तरह से आपको आकर्षित करके रखता है, और उसके बाद धीरे से एक पिटारा अपना खोलता, अपना मंजन भी बेच लेता है और आपको मनोरंजन भी कर देता है। तो लोग कनेक्ट हो रहे, जैसा कहा है उन्होंने कि लोगों को कनेक्ट होना चाहिए, लोग होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, यानी हमको स्टोरी टेलिंग करना है, चाहे हम पेंटिंग के माध्यम से स्टोरी टेलिंग करें या हम किसी लाइटिंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग करें। लाइट डिजाइनर अपना स्टोरी टेलिंग करता है, करें, या म्यूजिक वाला अपने तरीके से स्टोरी टेलिंग करता है, कहानी को कहने की कोशिश करता है। तो वो सब थिएटर है, और थिएटर में कोई भी चीज़ निषेध नहीं होता है कि नहीं इसको हम थिएटर नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। जैसे BM शाह जी ने नुक्कड़ नाटक को कहा कि मैं थिएटर नहीं मानता,
बहुत विरोध हुआ था उनका। बाद में पता चला भी था कि BM शाह जी पक्के वो वाले थे, तो बाद में पता चला था हम लोगों को। लेकिन जब वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे और बहुत बड़े निर्देशक और अभिनेता, लेकिन अंत में जब पता चला कि नुक्कड़ नाटक का उन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो उनके खिलाफ जाता था। और बिहार में नुक्कड़ नाटक की जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है नक्सलवाड़ी आंदोलन तो है, लेकिन इमरजेंसी के समय नुक्कड़ नाटक अपने चरम पे आया। जुलूस नाटक से सतीश आनंद ने यहाँ किया, दिल्ली में MK रैना ने शुरू किया था, उसके बाद यहाँ उसी को सतीश आनंद जी ने शुरू किया। उसके बाद बहुत इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद अनागत संस्था जो NN पांडे की संस्था थी, उसके माध्यम से जनता पागल हो गई, मंथन और ये वो सब नाटक शुरू हुए थे, जिसमें कि मैं भी उसमें था। हम लोगों ने हज़ारों शोज़ किए थे। तो अब अलग अलग रंग भाषा जो है ना की तलाश में लोग स्पेस की खोज हो रही है कि हम अब हटो स्टेज से। बहुत हुआ प्रोसिनियम का नाटक, अब हमको नया स्पेस बनाना है और वहाँ पे जाकर हमको नाटक बनाना है। इसीलिए शायद सेकनर ने वो किया, इन्वायरमेंटल थिएटर शुरू किया कि अलग जो या रामनगर की रामलीला, वो अपने आप में प्रयोग है, नाट्यतर बिल्कुल नाटक ही है, लेकिन अलग अलग स्पेस में हो रहा है। लंका कांड कहीं और हो रहा है, तो बाल कांड कहीं और है, तो अलग अलग कांड अलग अलग स्पेस में हो रहा है। तो इसको थिएटर इन्वायरमेंटल थिएटर बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, आज भी तलाश रहे हैं, हम सब लोग तलाश कर रहे हैं कि कुछ नया किया जाए। अब वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है कि महानगरों में थिएटर को बुक करने जाओगे तो लाखों रुपए उसमें खर्च होते हैं। तो उतने में तो रंगकर्मी अपनी नया कुछ उसका विकल्प ढूंढेगा, जिसको वैकल्पिक रंगमंच के रूप में भी हम लोग उसको मानते हैं। अल्टरनेटिव थिएटर जो है वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है जैसे नुक्कड़ में हुआ, तो अलग से कुछ टीला कहीं क्रिएट करेंगे। जैसे बंसी कौल जी हमारे साथ गुजरात गए थे, हम लोग पूरा बैच गया था NSD का, तो उन्होंने क्या किया कि गड्ढा खुदवा दिया और लड़के जो एक्टर थे, जितने स्टूडेंट थे, सब उन्हीं वही लोग, हम सब लोग मिल के पूरा गड्ढा खोद दिए और गड्ढे में बोले कि वहीं पे उन्होंने क्रिएट किया ये क्या उसको बोलते हैं, जो ऑडियंस को बैठने के गैलरी वगैरह बनाया, उसी गड्ढे में नाटक हो रहा है। तो यह भी एक अनुभव है। अब जैसे मैंने आषाढ़ का एक दिन किया श्री राम सेंटर में, जिन दिनों मैं डायरेक्टर था, तो मैंने भी वही किया था कि गैलरी बनाया इस तरह से चारों ऑडियंस को बैठने के लिए, आई व्यू एंगल से ऑडियंस देखेगी और नीचे। तो मैंने आषाढ़ का एक दिन में आकाश इधर है, इधर नहीं आकाश है, आकाश यहाँ है, नदी झरना इधर बह रहा है, तो बकुल हिरण इधर कूद रहे हैं। पेंटिंग करवा दिया था मैंने पूरे फ्लोर पे और उसी में हो रहा था। पूरा आषाढ़ का एक दिन उसी पे हुआ और लोगों ने इसका बहुत ये किया। टाइपराइटर मैंने उतार दिया, मोहन राकेश टाइपिंग कर रहे हैं और नाटक लिख रहे हैं और पूरा आषाढ़ का एक दिन उसी पे हो गया। तो प्रयोग अलग अलग तरीके से हम लोग तलाशते हैं, आज भी तलाश कर रहे हैं कि क्या कुछ करें जिससे कि कुछ अलग हो। अपने ही कार्यों को आप ये करते हैं, भूलते हैं, दोहराना नहीं चाहते हैं, तो ये कोशिश होती है। इसलिए नाटक से इतर थिएटर करना अब ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि ऑडिटोरियम जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसी जगह क्रिएट करें जहाँ पर थिएटर हो और जिसमें कि लोग उसमें जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें और एक नई रंग भाषा की तलाश में ये सब सारा प्रयोग हो रहा है। और जब से रंग भाषा ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है, आधुनिक थिएटर का ही कॉन्सेप्ट है, और कारंत जी ने इस टर्म को बहुत ही प्रचलित किया कि रंग भाषा की खोज। तो हर रंगकर्मी उस भाषा की खोज में नाट्य से इतर जाकर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि
क्या बोले थे, प्रश्न क्या था तुम्हारा? ये उसका क्या संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हैं, कोई हाँ। करना चाहे तो आपका क्या कुछ? बिल्कुल, वो थिएटर है, करना अगर चाहता है, थिएटर है। थिएटर ऑफ जस्टिस में क्या होता था, मान लिया कोर्ट के पास चले गए, एक बुढ़िया है बेचारी, पिछले कई सालों से अपने जस्टिस के लिए इंतज़ार कर रही है, नहीं उसको जस्टिस मिल रहा है, रोज़ कोर्ट जाती है, तारीख पे तारीख पड़ता जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। तो 4-5 लोगों की मंडली, क्या अम्मा क्या है, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम बेटा, उसका पूरा केस स्टडी सब करता है सर। तो किया, करने के बाद तुरंत खट से थिएटर में उसको ले आया और कोर्ट के सामने ही खड़ा होकर इस अम्मा को न्याय मिलना चाहिए, 2 वकील बन गया, 1 जज बन गया और पूरा जजमेंट कर देता है सब। जजमेंट कर दिया, तब तक उधर से हंगामा हुआ, पुलिस दौड़ी मारने के लिए, लोग भाग गए, निकल गए। मतलब जस्टिस दिला दिया, अपनी तरफ से हमने जस्टिस कर दिया। यह भी एक थिएटर में रहा है कि किसी का न्याय नहीं मिल रहा है किसी को, तो हम लोग न्याय करेंगे, हम अपने तरीके से न्याय दिखा देंगे उसको। इस तरह का भी प्रयोग चलता रहा, उसकी सार्थकता है। आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ प्रयोग देखने को मिलेंगे और ये थिएटर का ही एक एक्सटेंशन है, एक दूसरा रूप है। जो क्लीशे जो हम बोलते हैं ना कि क्लीशेटिक थिएटर हो रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए इस तरह से हम नई रंग भाषा, नया रस, नए रस की उत्पत्ति के, मतलब वही मात्र वो रस की उत्पत्ति ये नहीं है कि इतना रस होता है, इतना उसी में हम फंसे पड़े हैं। उससे अलग होकर भी हम नया रस सिद्धांत की तलाश कर रहे हैं और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रंगकर्मियों को बिल्कुल ही करना चाहिए ताकि हम नया थिएटर जो है ना वो कर सकें। और कोई प्रश्न दूसरा? विभू सर से एक लास्ट प्रश्न है मेरा, फिर ये लोग जैसे सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और ये जो प्रयोग हो रहा है बहुत सफल है और इंटरेस्टिंग है, एक अच्छा है कि हम अभिनेता को भी करने में अच्छा लगता है कि नई चीज़ है उसको सीखना, फिर उसको परफॉर्म करना। लेकिन जैसे पटना में सर बहुत प्रयोग हुए, सर ने भी किया, यक्षिणी हम लोगों ने देखा, रणधीर सर, बहुत लोगों ने प्रयोग किया अपने अपने तरीके से। लेकिन कई बार सर ये देखने को प्रयोग और भूल गया मैं कहना, सॉरी, एक प्रयोग और हुआ था, एनएसडी ने ही किया, अभिलाष पिल्लई जोकर सर्कस में, सर्कस के जितने भी ये थे कलाकार थे, या जोकर हो या जितने भी उसके जो ये करने वाले, गैग करने वाले या जो करतब करने वाले जितने भी थे खिलाड़ी और तरह तरह के जो लोग, सर्कस को पूरी एक पूरा उनके साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक पूरा बैच जाकर और उनको थिएटर किया सर्कस स्टाइल में, और लड़कों ने सीखा भी बाकायदा, या इस जो फांदते हैं इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, इधर से कूद के उधर चले जाना, इधर का तरह तरह का करतब जो होता है वो बच्चों ने सीखा और थिएटर किया। और बाकायदा ओपन में दिल्ली में ही हुआ था, मैंने देखा उस थिएटर को। तो लोग पता नहीं खोज रहे हैं तरह तरह से कि कहाँ पर किया जाए जहाँ पे परफॉर्मेंस हो सके। बहुत सारा बहुत ही शानदार प्रयोग था। मेरा सवाल ये था सर कि प्रयोग तो हो रहा है और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि हम अभिनेता भी करते और सीखते, बहुत ही मज़ेदार ये प्रोसेस होता है। लेकिन सर कभी देखने को ये मिला है कि प्रयोग के नाम पे किसी चीज़ का अतिरिक्त उपयोग हो जाता है और जो कुछ मूल चीज़ रह जाता है हमें लगता है कि छूट जाता है वो चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी में एक और मेरा प्रश्न ये जोड़ देता है, तो क्या वो क्या ये सही है और क्या करना चाहिए? दूसरी चीज़ ये कि नाटक की जो सफलता है, हम कहते हैं कि सफल प्रस्तुति हुई है, तो हम जैसे कई बार बातचीत हुई तो आप बहुत सही ढंग से सोच समझ किसी चीज़ का उपयोग आप करते हैं मंच पर, चाहे सेट डिज़ाइन के रूप में हो, सीन डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वो चीज़ दर्शकों तक पहुंचता नहीं है। और भले ही आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो और चीज़ों को सही ढंग से आपने सही सोच के रखा है, तो नाटक क्या उस दृष्टि में सफल हो पाता है? और वो जो अतिरिक्त किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब कुछ जो मूल चीज़ है मंच का वो वहाँ से गौण हो जाता है, वो नहीं दिखता है, तो उसको कैसे ठीक करें और क्या सामंजस्य उसमें कैसे बिठाया जाए प्रयोग के साथ? ये अच्छा सवाल है। एक तो पहले कि जो हम कर रहे हैं
मैंने पहले भी कहा कि प्रयोग प्रयोग के लिए न किया जाए। प्रयोग का रिश्ता हमारी कहानी से होना चाहिए। जैसे कि हम बहुत अच्छा डिज़ाइन खड़ा करते हैं, हाँ, बहुत अच्छा सेट खड़ा करते हैं। अब वो हम जो कहना चाहते हैं, जो नाटक करना चाहते हैं, उससे वो मेल खाता है कि नहीं खाता। मसलन आप विजुअल आर्ट में देखिएगा कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत पेंटिंग है, ठीक है। मॉडर्न आर्ट में अगर देखिएगा पेंटिंग को, तो रंगों पे बहुत अच्छा काम है, उसकी ज्योमेट्री पे बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो फ़र्क है रंगमंच में और पेंटिंग में, स्कल्पचर में। पेंटिंग के बारे में कहते हैं कि वो कहता कुछ नहीं है, उसको देखने की चीज़ है। उसको देखिए, उसके रंग का, उसके आकार का आनंद लीजिए। अगर आप यही चीज़ रंगमंच पे करना चाहते हैं तो फिर वो रंगमंच नहीं ना हुआ। रंगमंच पे आपके साथ एक कहानी होती है, एक अभिनेता होता है जो कुछ परफॉर्म करता होता है। वो अगर आप साइकोफिजिकल कर रहे हैं, जैसा कि बादल सरकार कर रहे हैं, तो वो साइकोफिजिकल के द्वारा भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो साइकोफिजिकल भी ऐसा नहीं हो कि वो दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आए। इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये जो हम कर रहे हैं, एक नाटक में रंगमंच से जुड़ी हुई चीज़ होती है, एक नाट्यानुभूति। हम जो कर रहे हैं वो हमारा दर्शक अनुभव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और ये नाट्यानुभूति की जवाबदेही हम सिर्फ दर्शकों पे नहीं छोड़ सकते हैं कि वो इतना परिपक्व नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसको समझ ही नहीं रहा है। ये एक तरह से अपने को बचाने का या अपने को सही साबित करने का तरीका हुआ कि हम तो समझाना चाहते हैं और वो समझता ही नहीं है। तो इसको अगर इस तरह से हम शिक्षक और छात्र के रूप में ना देखें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि रंगमंच कुछ समझा रहा है और दर्शक उसको समझना नहीं चाहता है, तो रंगमंच पे जो काम करने वाला अभिनेता है वो टीचर है और दर्शक है वो छात्र है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये सामंजस्य होना ही चाहिए हमारी कहानी में, हमारे डिज़ाइन में, जिस डिज़ाइन के तहत हम उस प्रस्तुति को तैयार करते हैं, उन दोनों में कैसा मेल है, पहली तो ये चीज़। और ये मेल हम कैसे, मैंने पहले ही कहा ना कि एक्टर को कहते हैं कि एक्टर बेसिकली एक कम्युनिकेटर होता है। तो अगर आप संप्रेषित नहीं करा पा रहे हैं तो ये आपकी सफलता है। थोड़ी देर के लिए मैं अपने पहले उदाहरण पर फिर से आ जाऊँ। अगर स्टूडेंट फेल होता है तो अब जो नई समझ बनी है ना, वो ये कहती है कि टीचर फेल हुआ है, स्टूडेंट नहीं फेल हुआ है। आप उसको नहीं पढ़ा सके, इसलिए हर स्टूडेंट का, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट का भी हाथ आपको थामना है। मैं फिर अपनी वापस आता हूँ कि मैं अभिनेता को, निर्देशक को टीचर मान के ये बात नहीं कह रहा, लेकिन अगर हम ये जवाबदेही लेते हैं कि हम कम्युनिकेटर हैं, तो अगर हम कम्युनिकेट नहीं करा पा रहे हैं तो हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। इसलिए हमको वो डिज़ाइन तैयार करनी है और उस डिज़ाइन के साथ उस तथ्य को इस तरह से हमको जेल कराना है। अभी बहुत अच्छी अच्छी बात कही इन्होंने, संजय जो बात कहे जा रहे हैं उससे मुझको कुछ कुछ मिल जा रहा है। आज से लगभग 20-25 साल पहले बाबा कानून पटना आए थे, ठीक है, आते रहे बाबा। हम लोगों के साथ जो इस तरह का इंटरेक्शन हुआ था, तो उन्होंने एक बात कही थी। उनको कई सारे, तो संगीत के आदमी है ना, बाबा कानून का एक जुमला पहले बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना पड़ता है। क्या मतलब? आप सुनना नहीं सीखिएगा, जानिएगा, तो नहीं गा पाइएगा, सुर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी रंगमंच से संबंधित कि पेंटिंग और कविता, ये दो ऐसी विधाएं हैं जो रंगमंच से, ये हम आज 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो रंगमंच से 50 साल आगे है। गौर से ध्यान दीजिए। ये बाबा कारन जो अपने समय में लीजेंड रहे हैं रंगमंच के, ठीक है, नए नए प्रयोगों के मामले में, संजय बैठे हुए हैं यहाँ पे, संगीत के मामले में वो कहते थे कि रंग संगीत अलग तरह का होना चाहिए। वो सम पे क्यों ख़त्म होगा? सम पे क्यों ख़त्म होगा?
फिर उसमें ड्रामा कहाँ निकलेगा? जैसे कि ये पंखा चल रहा है, किसी का ध्यान गया पंखे पे? नहीं गया ना। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पंखा अगर अभी बंद हो जाए गर्मी में, सबका ध्यान जाएगा ना। ये ड्रामा है। आशीष विद्यार्थी आए थे उस दिन, जिसमें आपके घर में बैठे थे हम लोग। आशीष विद्यार्थी एक उदाहरण दिया, आपकी हार्ट बीट चल रही है, किसी को पता चल रहा है? नहीं ना। लबडब इसको बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं, लबडब। हाँ, और जैसा ही डट हो जाइए, धड़कन तेज हो जाए या धम घट जाए, आपको पता चलेगा ना कुछ धड़का यहाँ पर। ये ड्रामा है। तो ये नाट्यानुभूति आपको करवानी है दर्शकों। जिस संभावना की बात इन्होंने अभी पूछी इनसे, संभावना दरअसल रंगमंच के लिए, अभिनेताओं के लिए, निर्देशकों के लिए सिर्फ संभावना नहीं, चुनौती भी है, चैलेंज है आपके लिए। कि ये कम्युनिकेशन भी आपके लिए चुनौती है कि आप जो नए नए प्रयोग करने चाहते हैं करें। ये संभावनाएं आपको, ये जो नाटक से इतर जो विधाएं हैं वो आपके सामने चुनौती पेश करती हैं कि आप अंधेरे में, जैसा सबसे मुश्किल कविताओं में से एक है। इसीलिए बाबा कारण ने कहा था कविता और पेंटिंग हमसे 50 साल आगे है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो रंग भाषा उसके अंदर है, कलर्स की, उसका जो ज्यामिति है, उसकी जो ज्योमेट्री है। आप इनकी पेंटिंग्स देखिए, सैयद हैदर रज़ा की, तो उसमें ज्यामितीय आकार होंगे, कई तरह के कलर्स होंगे, गोलाकार, त्रिकोण वगैरह। उससे वो आपकी जो नवरस है ना, वो नवरस गढ़ते हैं वो अपनी पेंटिंग में। तो ये चुनौती है जो आपके सामने पेश करता है कि आप उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं कि हमने तो इतना बढ़िया नाटक तैयार किया, समझ ही में नहीं आया, तो वो तो उसका दोष है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी समीक्षा लिखी थी पटना के एक बड़े निर्देशक के नाटक के ऊपर। उसमें आलोचना था, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह था कि हास्य और व्यंग में अंतर होता है। अगर परसाई जी व्यंग रचना करते हैं और उसको आप हास्य में तब्दील कर दें तो उनका तो व्यंग खत्म हो गया ना। लोगों का व्यक्त क्या करते हैं, आप हंसाने के लिए नहीं कहना है। अब कॉमेडी जो है वो उसके बहुत अंदर ट्रेजेडी होती है, ठीक है। तो आप अगर व्यंग ही ख़त्म कर देंगे तो आपका तो कथ्य ख़त्म हो गया ना। इस पर निर्देशक का कमेंट था मेरे ऊपर कि ये तो दर्शकों की नाट्य अनुभूति का मामला है कि उसको हाथ से समझ रहा है। हमने कहा ये जिम्मेवारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं उसको हाथ से लग रहा है, उसको वो हंस रहा है। परसाई जी की एक बात कह के मैं ख़त्म करूँ। परसाई जी भोपाल में अपने एक मित्र के यहाँ जाते हैं। आप लोगों ने हरसंघी परसाई को पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग। इतना तीखा व्यंग बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपने दोस्त क्या, वो भी लिखा हुआ है उन्होंने, तो वो भी उनका एक रचना में है। जाते हैं तो दर्शक, वो जो उनका दोस्त है अपने छोटे बेटे से उनका परिचय कराता, कहता मिलो ये बड़े फनी अंकल हैं। ये लिखा है उन्होंने, वो परिचय कराते हैं अपने बच्चे से कि मिलो इनके बड़े फनी अंकल हैं। तो परसाई जी फनी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं उस जवाबदेही से हम करने वाले हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ये हम सब के लिए चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगता है मेरी बातचीत खत्म हो गई। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है सर से। एक बात मैं अभी कह दूं आप लोगों के लिए, शायद अच्छी खबर हो। हमारे एक मित्र बैठे हैं, विजुअल आर्ट के बड़े आर्टिस्ट हैं, पटना आर्ट कॉलेज से प्रोडक्ट जामिया से मास्टर्स किया हुआ उन्होंने। आपकी विधा का कुछ असर विजुअल आर्ट में भी है। वहाँ एक इंस्टॉलेशन एक विधा है उसके अंदर, ठीक है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो घड़ों का एक बनाते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन पेंटिंग में, हाँ, मतलब उस विजुअल आर्ट की विधा में। आजकल लाइव इंस्टॉलेशन होता है। जो विजुअल आर्टिस्ट है ना,
वो खुद को इंस्टॉल करता है, खुद को इंस्टॉल करता है। तो बहुत कुछ आपको उसमें अपना तत्व मिलेगा कि अभिनेता कैसे मंच पर साइकोफिजिकल करता है या जो करता है वो। अब धनंजय मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। तो आपको मिलेगा कि वो उससे कोई तालमेल आपको नज़र आएगा कि वो लाइव इंस्टॉलेशन करता है, वो खुद को या अपने 2-3 आर्टिस्टों को लेकर के वो इंस्टॉलेशन करता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये एक ऐसा तालमेल, इसको मैं बहुत हवाई में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से आती जाती रहती हैं। थिएटर ऑफ इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया। कुछ पूछिए आप लोग, संजय है, पूछिए। रवि ने अभी एक प्रोडक्शन किया था मुर्दहिया, क्या नाम है, उसमें वो इंस्टॉलेशन ही तो करता है। आप देखोगे कि एक बक्से से काम चल जाएगा, वहाँ 50 बक्सा लगा दिया। एक थाली से काम चल जाएगा, लेकिन उसने 40-50 थाली। या रणधीर के नाटकों में भी देखोगे कि बहुत चमकता हुआ थाली, और एक नहीं 40-50 थालियों का एक ऐसा कुछ बनाएगा। या एक पीढ़ी से काम चल जाएगा तो 8-20-25 पीढ़ी लगाकर। या रतनडा का भी जो नाटक आया था श्री राम सिंह यहाँ हुआ था कालिदास में, जिसमें बक्सों के ऊपर बक्सा लगाकर जो उन्होंने खेल किया था, तो इस सब इंस्टॉलेशन ही तो है। तो थिएटर ऑफ इंस्टॉलेशन एक नया भाषा, नई भाषा जो है थिएटर में आने लगी है, लोग कर रहे हैं। एक बक्सा से काम चल सकता है, उसके लिए 50 बक्सा कम से कम चाहिए। मतलब लार्जर देन लाइफ कहा गया है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाओ। ये भी एक चल रहा है आजकल थिएटर में। तो अभी वो करता है, क्या नाम है, जो राजस्थानी लोक कलाकारों को लेके करता है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, LSDN है, नीलम सिंह चौधरी। नीलम सिंह चौधरी। नहीं, नीलम सिंह ने तो वो तो बाकायदा इस पे किया था, ट्रक के ऊपर पूरा थिएटर किया। नीलम नहीं, रॉल्स्टन एबल की बात कर रहा हूँ, जो राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ जो मंगनियार क्या है वो उनके साथ वो थिएटर करता है। तो एक साथ 50 बीन बजाने वाले लोग, जो सांप फेरा जो वाला बीन होता है उसको लेकर वो करता है, खेल करता है, फिर तरह तरह का वो। तो लोग कर रहे हैं, जैसा सबका अपना अपना तरीका है। मेरा ये कहना है कि मूलतः नाटक अभिनेता का माध्यम है, अभिनेता प्रमुख है, बाकी चीज़ें गिमिक्स हैं, बाकी चीज़ें जस्ट एक मतलब भोजन में वो एक नमक का जो काम है, वो सब डिजाइन और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उसके लिए टेस्ट को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए उसको किया जाता है। भोजन तो नहीं हो सकता है, तो नमक भोजन नहीं हो सकता है, चटनी भोजन नहीं हो सकता है। तो सब चटनी है, नमक है, थोड़ा सा तेज पत्ता है कि खाते समय, बनाते समय तेज पत्ता को बना दिया जाता है, बाद में खाते समय तेज पत्ता हटा दिया जाता है तो उसका टेस्ट बना रहे। तो लेकिन मूलतः थिएटर जो है, रंगमंच जो है, अभिनेता का माध्यम है। अभिनय होना चाहिए, अभिनय होगा तभी वो घटेगा, घटित होगा, तभी घटना घटेगी आपके अंदर, तभी आपके अंदर कोई परिवर्तन आएगा, जो अनुभूति की जो बात कर रहे थे। तो इसलिए सब चीज़ खत्म हो जाएगा, अभिनेता नहीं खत्म होगा। जितना डिजाइन वगैरह ये वो जितना खेल तमाशा हो रहा है होता रहेगा। आने वाले दिनों में एक एक्टर खड़ा हो जाएगा और पाठ करेगा और वहाँ पर थिएटर जिंदा रहेगा। तो मुझे लगता है कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसकी जो आधुनिक हिंदी रंगमंच में नाटक चुनाव का मंचन, जो इसका जो ज़मीन आया, जैसे पहले हमने रखा था कहानी का रंगमंच, और अंकुर सर से आगे की बात करें, साहित्य अकादमी का जो कार्यक्रम हुआ तो उसको नहीं आ पाया। रंगमंच का विषय फिर भैया का आया जो मैसेज परफॉर्मेटिव रीडिंग वाले, तो वो भी उस चीज़ में मुझे कहा कि मतलब ये नाटक तो हो ही रहा है, मतलब इन्हीं नाटक के इधर चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें, फिर लक्ष्मी वाला दिमाग में आई, ये सारी चीज़ें आई, मेरे बात किया तो ये शीर्षक बोल के निकल गया। और चाहते कि ज़मीन है परफॉर्मेटिव रीडिंग,
उसको थोड़ा सा आप एक बार क्लियर कीजिए कि वो एक विकल्प हो सकता है इस रूप में कि मान लिया हमारे पास 10 ही लोग हैं, 5 ही लोग हैं, तो हम उसको कैसे जैसे आजकल बताया ना किस्सा गोई का, और आजकल वो चल रहा है, दो लोग मिलके ये करते हैं, मिलकर और कर्ण का पूरा पाठ करते। वह भी तो देखो अभिनय का, वह भी एक अभिनय है, जिससे पाठ है, वाचिक अभिनय है। तो ये परफॉर्मेटिव जिसको लेकर ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजू बताएं इस पर। देखिए, एक तो पहले आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम नॉन फिक्शनल कर रहे हैं, आप फिक्शनल भी कर सकते हैं। परफॉर्मेटिव रीडिंग का जो मेरा अपना तरीका है काम करने का, मैंने कहा ना कि अभी तक मैंने कोई क्लेम नहीं किया कि ये कोई फॉर्म है, हमने अभी शुरुआत की है, उसको पकने में वक्त लगेगा। जैसे 4 लोगों से शुरू किया था। मेरे लिए कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट ये है कि अभी पिछले कुछ साल के माहौल में हम जो लोग हैं वो कहीं से मसीहा बन जाते हैं औरतों के लिए, और औरतों में भी हम चुन लेते हैं मुस्लिम औरतें। उनकी समस्याएं क्या है? तलाक। उनकी समस्याएं क्या है? हिजाब। आपको आश्चर्य होगा कि हमने जो कंटेंट चुना था वो आज से तकरीबन 100-125 साल पहले, 100-125 साल पहले मुस्लिम औरतें लिख रही हैं, अपने रिसाले निकाल रही हैं, अपनी मैगजीन्स निकाल रही हैं, उसको एडिट कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें जो लेख हैं वो वॉयजेस पे हैं, विदेश यात्रा पे है, ताजमहल पे है, हाँ, रेसिपी पे है। उसमें एक लेख है, गवर्नमेंट हवा नहीं है। हाँ, ये सब मतलब लेख है, इसको आप निबंध कहते हैं ना। मतलब उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सिर्फ उनके उस तथाकथित उत्पीड़न से संबंधित है कि उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनको पर्दे में रखा जा रहा है। ये वास्तविकता है, इससे अलग नहीं। लेकिन हमारी आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक नहीं होती है। आप एक अभिनेता हैं, आप निर्देशक हैं, दूसरी आइडेंटिटी है। आप एक आयोजक हैं, आपकी तीसरी आइडेंटिटी है। ठीक है ना? तो एक आदमी के अंदर कई तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं, उसको हम किसी एक चीज़ में सिंबलाइज नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए कंटेंट इम्पॉर्टेंट था, और उन 4 लोगों को मैंने 2-2 अंश दिए थे पढ़ने के लिए। वो बारी बारी से पढ़ती हैं। मेरा काम इतना ही था कि उनको, अच्छा, सबसे ख़ास बात ये है कि प्रयोग के लिए आप कह सकते हैं, वो जितनी भी मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं हैं, कोई भी थिएटर से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। कोई का रंगमंच से कोई रिश्ता नहीं रहा है उस पार्ट के पहले। कभी उन्होंने मंच से परफॉर्मेंस नहीं किया। मेरे लिए भी चुनौती थी। मेरे लिए जो सबसे ख़ास बात थी कि भाषा के लेवल पे बहुत आर्टिकुलेट, जो हम सबसे पहले रीडिंग शुरू करते हैं ना नाटकों की, और बच्चों को बताते हैं कि भाई इस तरह से पाठ करो, उसमें मुझको सबसे कम मेहनत लगी। उनका पाठ इतना दुरुस्त था। ठीक है, पढ़ी लिखी हैं, कुछ हिंदी से MA हैं, कुछ PhD हैं, वो अलग बात है। हम में से भी वो सारे लोग हैं, लेकिन जब पाठ करना होता है, ये जानते हैं उस व्यक्ति को, एक अरशद थे, वकील हैं, तबलीग साहब के मित्र, BN कॉलेज में ये लोग थे। एक नाटक चल रहा था, वो जिद करते थे हमसे भी करवाओ। तो मंच पे ये लोग कर रहे थे, जनता पागल हो गई। तो नाटक, उसमें पागल का दृश्य है। हाँ, उसका डायलॉग है कि वो आता है दूसरे पागल की तरह से, आग लगा दो। हाँ, ताऊ जी के क्या, इसको आग लगा दो, प्याऊ में आग लगा दो, यही उसको बोलना है। ठीक है, विंग्स में खड़े थे, उनको एंट्री लेनी थी, है नुक्कड़ नाटक ये लोग मंच पे कर रहे थे। BN कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे सब लोग, ये शकान जावेद साहब सब लोग। तो वो अपने एंट्री में घुस ही नहीं रहे थे, कर रहे हैं।
उसका उनको किसी ने ठेल दिया, भाई जाओ तुम्हारा सीन है। आप लिटरली मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने मंच पर कहा, कता पता कता 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 कता, डायलॉग बोलना है उनको, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मतलब अभिनेता हम लोग, आप लोग तो बहुत सीख गए हैं, लेकिन मंच पे जब इनके निर्देशन में मैंने पहला नाटक किया, हाँ ये खुलासा जंगी राम की हवेली, पहला नाटक किया 1982 में। हाँ, 4 मुखिया में से मैं एक मुखिया बना था, और स्टेज पे अंधेरे में आके खड़े होना है, ठीक है। और धोती था इसलिए बच गया, मेरा पाँव ऐसे ऐसे काँप रहा था, ठीक है। और धोती था, पैंट होना तो पता चल जाता दर्शकों को। और तब रोशनी आई और पाँव काँपना बंद हुआ, तो अब तक नहीं काँपता है, ठीक है। 42 साल हो गए, उस दिन जो काँपना बंद हुआ तो अभी तक बंद है। बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुझको सुविधा मिली उन अभिनेत्रियों से, मैं उनको अभिनेत्री कहता हूँ, पाठ करती हैं। और उसमें मैंने इस तरह के कॉम्पोजिशन बनाए कि किसी एक लेख में ही हमने हिस्से बांट दिए, ताकि एक वार्तालाप हो सके आपस में, जैसे डायलॉग करते हैं हम लोग ना, वो कर सकें। दूसरा कि 2 लेख है, तो एक पढ़ेगा, उसके बाद दूसरा पढ़ेगा, तो बीच में हमने उन दोनों लेखों के बीच में एक लिंकिंग लाइन बनाई, ताकि एक कॉन्टिन्यूटी लोगों को मिले कि भाई ये एक प्रोडक्शन है। ये आपको कहानी के रंगमंच में मिल जाएगा, मतलब अगर 2-3 कहानियाँ होंगी तो कविताओं में मिल जाएगा, कि वो टूटा हुआ नहीं लगेगा कि ये 4 कविताएं पढ़ी जा रही हैं, तो फिर वो एक कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरे प्रयोग का यही मतलब है, और अभी तक मैं करता आया हूँ। आमतौर से विमेन सेंट्रिक ही सब रहा है मेरा प्रोडक्शन। पहला वो था जिसका नाम दिया था हम खवातीन, खातून कहते हैं महिला को, उसका जो प्लूरल होता है ना, वो महिलाएं जैसे कहेंगे हम, तो खवातीन कहेंगे। तो पंकज दास बोलते हैं ना, हाजरीन खवातीन। तो हम खवातीन नाम दिया था उनको मैंने इस प्रोडक्शन का। तो वो एक प्रयोग है, और प्रयोग सफल हुआ। वो प्रयोग इस तरह से सफल, मान लीजिए आपको कि 1 मई 2016 को मेरी पहली प्रस्तुति हुई थी IIC में, और 2 मई को मुझको पुणे से इन्विटेशन आया था जाने का। मतलब ये खुशी की बात है, इसलिए आपसे साझा करना है आप लोगों से। और कई जगह किया है, टेस्ट में किया है, बॉम्बे में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ किया है, भोपाल में तो उन्होंने दूसरा प्रोडक्शन देखा था, एक और प्रोडक्शन है। अभी भी देखिए आश्चर्य की बात है, हम लोग कई चीज़ों को, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था ना, ओरिएंटल। तो दरअसल इतिहास लिखा गया है पश्चिमी नज़रिए से। ये विषयांतर है रंगमंच से, लेकिन मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इसलिए ओरिएंटलिज्म कहा जाता है इधर के लोगों को, एशिया और मध्य एशिया के लोगों को। ये सब पिछड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप कमाल देखिए कि ब्रेख्त एक नाटक करते हैं कॉकेशियन चौक सर्किल, बहुत से लोग जानते होंगे। और एक नाटक है गबर घिचोड़, बहुत लोग जानते होंगे गबर घिचोड़ नाटक। दोनों का तथ्य एक है। कमाल की बात है, एक एकदम अनपढ़ आदमी जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, वो एक नाटक लिख रहा है जिस कथ्य पे, उसी पे जर्मनी में एक आदमी जो थिएटर का सिद्धांतकार है बड़ा दुनिया का, वो एक नाटक लिख रहा है। दोनों का कथ्य एक है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मध्य एशिया और एशिया के लोग पिछड़े हैं? ठीक है। और ब्रेख्त के पहले लिखा है, भिखारी ठाकुर ने ब्रेख्त के बहुत पहले लिखा है वो नाटक। कबीर को हम लोग जानते हैं। सेक्युलरिज्म एक कंसेप्ट आया वेस्ट से, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत। कबीर क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली, और ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इससे बड़ा सेक्युलरिज्म कहाँ मिलेगा भैया? और ये 14वीं शताब्दी में लिख रहे हैं कबीर, और सेक्युलरिज्म आया 20वीं शताब्दी में, ठीक है। जब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया, तब जब मतलब ब्रिटेन में भी राजा वजा का कंसेप्ट खत्म होने लगा, तब सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी प्रस्तुति जो
इन्होंने देखी थी वो है, उसका नाम दिया था मैंने हकीकत और ख्वाब। एक भागलपुर की महिला है, जाकर बंगाल में बस गई, हाँ, रुकैया सखावत हुसैन। 1905 में, 2024 में आए हैं, 1905 में उन्होंने कलकत्ते में एक उर्दू गर्ल्स स्कूल खोला है। वो गर्ल्स स्कूल आज भी चलता है और उस वक्त वो लिख रही है। उनकी एक कहानी है जो बहुत शुरू में साइंस फिक्शन के रूप में पढ़ाया जाता था, सुल्तानाज ड्रीम। अंग्रेजी में लिखती थी और बांग्ला में लिखती थी, उर्दू नहीं आती थी। सुल्तानाज ड्रीम कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने दूरदर्शी कथा देखी होगी ना, तो जावेद साहब ने कल्पना की थी कि जो यहाँ सब गड़बड़ होता है ना, तो यहाँ नहीं, किसी दूर देश में होता है। यहाँ लोग धर्म के नाम पर मार काटते हैं, सब यहाँ नहीं, सब दूर देश में होता है। उन्होंने ही ऐसी एक कल्पना की है कि एक ऐसा देश है जहाँ औरतें सब बाहर का काम करती हैं, मर्द सब घर का काम करते हैं। ठीक है, तो उस पर वो हमने तैयार किया था। उसका एक जो ख़ास तरह का लाइन है वो आपको बता दें, कहीं बीच में आता है कि एक लड़की ख्वाब देख रही है और ख्वाब में उस दुनिया में चली जाती है और वहाँ घूम रही है और सब कुछ वही हो रहा है। बोलती है कोई मर्द बाहर नजर नहीं आ रहा है, तो नहीं, वो सब अंदर का काम करते हैं। हाँ, सब बाहर का काम जितना है वो औरतें करती हैं, ऑफिस, न्यायालय, जितना भी काम है। तो ऐसे वो पूछती है कि तुम्हारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है क्या? वो जवाब देती है कि नहीं, दरअसल मर्द बाहर नहीं ना है, इसलिए कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं। मतलब ये बीच में ही आता है। मुझे लगता है ऐसा आने वाले दिनों में हो जाएगा। और बाद में गांधी पे हमने क्या तैयार किया था, हर कतरा तूफान। गांधी को बहुत सारी महिलाएं पसंद करती थी, क्रिटिसाइज करती थी, तो उनके जो लेख हैं उनको चुन करके उन्होंने लिखा है। सरोजनी नायडू ने, महादेवी वर्मा ने, कुछ विदेशी महिलाओं ने लिखा है, वो सब लेकर के। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। गांधी को तो हम लोग मानते हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग हीरोइज्म में विश्वास नहीं करते। उसमें रामचंद्र गुहा की एक किताब है, उससे हमने कुछ उठाया था कि एक बार कुछ महिला पंजाब की कुछ लड़कियां पूछती हैं, चिट्ठी लिखती हैं गांधी को कि ईव टीचिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो गांधी जवाब देते हैं चिट्ठी का कि लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद खुद को तैयार करना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह उन लड़कियों के लिए नहीं है जो 10 रोमियो के लिए जूलियट बनी घूमती थी। ठीक है, ये जब जवाब उन्होंने छापा अपने मैगजीन में, वो चिट्ठी भी छापी, ये भी अपना भी जवाब छापा। बंगाल से 11 लड़कियों ने उनको चिट्ठी लिखी। ये कौन सा जवाब हुआ? आप लड़कियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और वो जो 12 रोमियो घूमता है एक जूलियट के पीछे, उसका आपको ध्यान नहीं आया? गांधी इस चिट्ठी को भी छापते। मतलब कि हमारे लिए आज सबसे ज़रूरी है कि आपका हमारा संवाद बना रहे। आपका हमसे विरोध हो तो आपके विरोध का भी सम्मान होना चाहिए, तभी शायद डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान होगी। डिसेंट दर्ज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये समय हो चला है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि संजय सर ने कहा कि रंगमंच अभिनेता का माध्यम है, और संजय सर के नाटकों में देखने को मिलता भी है, इसमें रस निष्पत्ति होती, साधारणीकरण भी होता दर्शकों के बीच। तो अभिनेता का रंगमंच, अब अभिनेता जो नए नए अभी हम लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अभिनेता की तैयारी कैसी हो, उसके लिए बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बुक के लिए वो सबसे पहले जाते हैं, सिलेबस्की हो गए, ग्रोटोवस्की हो गए, पीटर ब्रूक हो गए, और जहाँ हमारे पास जैसे कि नाट्य शास्त्र है, जिसका प्रचार उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से इन सब जो वेस्टर्न जो कल्चर हमारी आ रही है, उसका विरोध नहीं है इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसका थोड़ा सा कमी हो गई है, जैसे कि हमारे नाट्य शास्त्र का उस तरीके से प्रचार नहीं हुआ है। तो इस पर कुछ अब टिप्पणी कर दे या कुछ बात हमें समझाए तो वो। मैं दो शब्द कह के संजय जी को दे रहा हूँ माइक। एक तो पहले
किसी बड़े निर्देशक से ये सुनना अभिनेता के बारे में बहुत सुखद होता है। जो संजय ने कहा, बहुत सारे निर्देशक ये कहते ज़रूर हैं लेकिन मानते उनते नहीं हैं, कहते हैं ऐसे। लेकिन संजय ने ये बात कही पब्लिकली, तो ये अपने आप में बहुत खुशी देता है। दूसरा कि मैंने जो अभी ब्रेक के बारे में कहा आपको ना, एलिनेशन थ्योरी, आप में से हर किसी ने रामलीला देखी होगी। रामलीला जब आप देखिएगा तो उसमें आपको कई जगह एलिनेशन थ्योरी दिखाई दी, वो ब्रेक का दिया हुआ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ओरिएंटलिज्म जो हिस्ट्री राइटिंग है ना, वो दरअसल हिस्ट्री राइटिंग ही विदेश से आई है। तो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो एक माइलस्टोन हो सकता है, लेकिन माइलस्टोन होता है। हम जब रास्ते पे चलते हैं ना, माइलस्टोन क्यों कहते हैं कि ये 100 किलोमीटर है, इसके बाद 150 किलोमीटर पे एक माइलस्टोन होगा, उसके बाद एक 200 किलोमीटर पे, वो एक माइलस्टोन है। तो इस यात्रा में कोई निगेशन नहीं है, विटोस्की का हो, सेंसलॉस्की का हो, ब्रेक्ट का हो, ऑगस्टबॉल का हो, डंकन लॉस की बात मैंने कही। इन सब चीज़ों को ले करके ही हम मतलब मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न जो भी कंसेप्ट ले करके, और उन सब चीज़ों के साथ ही संजय कुछ और अपना नया गढ़ते हैं। तो और जो ये गढ़ते हैं ना, वो ब्रेक्टियन नहीं होता है, वो सेंसलॉस्की का मेथड थिएटर नहीं होता है, मेथड एक्टिंग नहीं होता है। इसीलिए शायद पढ़ाई ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों को लेकर के हम उससे अपने लिए क्या रचते हैं, नया क्या रचते हैं। नया रचने से मेरा ये तात्पर्य ये है, मैंने गोदान का नाम लिया था। गोदान फिल्म बनी थी जिसमें से सुनील दत्त ने काम किया है, वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉप फिल्मों में से। ठीक है, कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप एक विधा से दूसरी विधा में जाते हैं, अगर कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे तो लोग गोदान पढ़ेंगे ना, फिल्म क्यों देखेंगे। जब गोदान पढ़ने में ज़्यादा आनंद